आवाज आ रहा है सबको? गुड गुड, ओके फाइन. So as I said that कि आज का लेक्चर इट बिलोंग्स टू इकोनॉमिक्स, राइट? लेक्चर है इकोनॉमिक्स का. ओके, ठीक है. तो पहले स्टार्ट करेंगे थोड़ा बेसिक और इंट्रोडक्शन से. ये साल का जो इकोनॉमिक है 12th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड का जो इकोनॉमिक्स है बेसिकली इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. स्टार्टिंग से बात करेंगे, एकदम स्लोली स्लोली बात करेंगे. सर 12वीं का तो टोटल मेरे पास इकोनॉमिक्स की चैप्टर है. आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आपने इंडेक्स देखा रहेगा तो हमें ये साल इकोनॉमिक्स में लगभग समवेयर अराउंड टोटल 10 चैप्टर्स आर देयर, राइट? अपने 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर्स है. लेकिन ये जो इकोनॉमिक्स है 12th स्टैंडर्ड का, ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है. एक है इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स. मतलब हम लोग जब पूरा 12th स्टैंडर्ड अभी स्टडी करेंगे, बेसिकली इकोनॉमिक इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट वन इज द माइक्रो इकोनॉमिक एंड सेकंड वन इज द मैक्रो इकोनॉमिक. नाउ थोड़ा सा इसका मीनिंग बता देता हूं स्टार्टिंग में, इसलिए बिकॉज़ अगर आप इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर भी देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर यही है आपका माइक्रो और मैक्रो. बट अभी जो मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा वो आपका थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करूंगा. हम लोग पहला थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, इसलिए फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों से साथ शेयर कर रहा हूं. सो व्हाट एग्जैक्टली इन फर्स्ट चैप्टर? तो पहले चैप्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है. तो पहले तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा सर ये माइक्रो मतलब होता है क्या और मैक्रो मतलब क्या होता है. तो बेटा माइक्रो, माइक्रो MICRO, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल. माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज. माइक्रो का मतलब होता है लार्ज. तो बेटा हम लोग को अभी इसके अंदर क्या करना है सर? हम लोग को ये स्मॉल और लार्ज से क्या करने का है? तो हम लोग को उसका स्टडी करना है. बेसिकली 12th स्टैंडर्ड का जितना भी इकोनॉमिक्स है इट्स बेस्ड ऑन द स्टडी. तो हम लोग को स्टडी करना है किसके बारे में? इकोनॉमिक्स के बारे में. किसके बारे में? इकोनॉमिक्स के बारे में. तो किसके इकोनॉमी के बारे में? इंडियन इकोनॉमी के बारे में. किसके इकोनॉमी के बारे में? इंडियन इकोनॉमी के बारे में. भारत का अर्थशास्त्र हम लोग को स्टडी करना है. तो बेसिकली ये होता क्या है सर? तो ये किस तरह प्रकार से स्टडी होता है? तो स्मॉल और लार्ज का मतलब यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है? तो इसका मीनिंग मैं लिखता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का. माइक्रो economics means it is the study of individual unit, individual economic unit. As per the textbook मैंने इसका मीनिंग यहाँ पे मेंशन किया है. माइक्रो इकोनॉमिक मीन इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट. एग्जांपल इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल कंपनी, in the particular you can say that particular firm, particular household, anything, particular household एक्सेट्रा या फिर बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो. पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर कमोडिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये एक्सप्लेन करूंगा मैं. अब हम लोग पढ़ेंगे दोबारा स्टार्टिंग से. माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ एनी इंडिविजुअल यूनिट. Any individual unit, example particular firm, particular company, particular household, particular price, particular commodity, etc. etc. अभी इसको मैं डिफाइन करूंगा अपने तरीके से. Now you can see that मेरे हाथ में म्यूट करने को. So many people have
माइक ऑन हो गया, माइक म्यूट ऑन करो ना, करो। ओके, नाउ आई थिंक डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, नाउ डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो दोबारा से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की वजह से स्टार्ट करता हूँ। 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है एज पर द टेक्स्ट बुक इज स्मॉल, एंड मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, माइक्रो इकोनॉमिक मींस इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। Example: individual firm, individual company, individual household, individual price, individual commodity, etc., etc. अब एग्जांपल में अपने तरीके से बताता हूं। तो यू कैन सी दैट मेरे हाथ में हाउ मेनी मार्कर्स आर देयर, जरा ध्यान से देखना। हाउ मेनी मार्कर्स आर देयर? देयर आर 3 मार्कर्स आर देयर। हाउ मेनी मार्कर्स? 3 मार्कर है। अब 3 मार्कर में से आप देख सकते हो देयर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आर देयर। 2 ब्लू कलर का है और एक ग्रीन कलर का है, राइट? तो मेरे पास टोटल मार्कर कितना है? 3। सिर्फ मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मेरे को जरा ध्यान से बताना। टोटल मार्कर 3 है, लेकिन मुझे क्या करना है? सिर्फ इंडिविजुअल ग्रीन वाले मार्कर के ऊपर स्टडी करना है। हाउ मेनी मार्कर्स इन माय हैंड? देयर आर टोटल मार्कर्स 3, बट मुझे कितने कौन से मार्कर के बारे में स्टडी करना है? इंडिविजुअल मार्कर। और इंडिविजुअल मार्कर ये कौन सा है? ग्रीन कलर का। तो अगर मैं ये 3 मार्कर के ऊपर स्टडी नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ पर्टिकुलर एक मार्कर के ऊपर स्टडी करना है, तो मैं कौन सा मेथड यूज करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स मींस इट्स द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स। अगर कोई भी एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर चीज का मुझे स्टडी करना है, तो आई विल यूज द कांसेप्ट एंड मेथड ऑफ माइक्रो। और एग्जांपल ले, हमारे ग्रुप में हमारे क्लासेस में 100 बच्चे, कितने बच्चे हैं? 100 स्टूडेंट है। तो नाउ बेसिकली इफ आई गिव यू टास्क और आपने मुझे बोला कि सर 100 बच्चों के ऊपर स्टडी कर लो, पॉसिबल है जनरल इकोनॉमिक्स के अंदर, बट मुझे 100 में से सिर्फ एक स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी करना है, मुझे 100 बच्चों में से सिर्फ श्रेया के ऊपर स्टडी करना है। So I will use the concept of micro, because microeconomic is the study of an individual economy. Market में there are so many commodities are there, so many mobiles are there. मुझे सब मोबाइल के ऊपर स्टडी नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक मोबाइल के ऊपर स्टडी करना है, पर्टिकुलर मोबाइल के ऊपर स्टडी करना है। So then I will use the concept of so example, that's why example में आप देखोगे particular firm, particular individual, particular price, particular commodity, मतलब मार्केट में दशर में बोलो 1000 के ऊपर कंपनी होगी, 1000 के ऊपर फर्म होगी, लेकिन मुझे 1000 फर्म के ऊपर स्टडी नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक कंपनी, एक फर्म, एक प्राइस, एक कमोडिटी के ऊपर स्टडी करना है। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर स्टडी करना है। सो देन आई विल यूज द कांसेप्ट एंड मेथड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। सो दैट्स व्हाई मीनिंग और डेफिनेशन के अंदर क्लियरली स्टेटेड दैट माइक्रो इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। एग्जांपल: particular firm, particular company, particular household, particular price, particular commodity, etc., etc. कोई भी पर्टिकुलर, सबका स्टडी एक साथ नॉट पॉसिबल। पर्टिकुलर हमारे भारत में इंडिया, दिस इज इंडिया, इंडिया में हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? 29. हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? 29. बट मैंने डिसाइड किया है पूरे भारत के ऊपर स्टडी करने के लिए, सो आई विल यूज द कांसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक बिकॉज़ इट इज अ जनरल कांसेप्ट। बट मुझे कहा गया है कि पूरे भारत के ऊपर स्टडी मत करो, भारत में टोटल 29 स्टेट है, सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में स्टडी करो, पर्टिकुलर स्टेट, नॉट ऑल स्टेट। बराबर है ना? I want to study about the only particular one state. Total 29 states. तो पहले मेरे को टोटल 29 states का स्टडी करना, बट मैं एक स्टेट्स का स्टडी डीप और डिटेल में करेगा।
That's why microeconomic concept is very useful when you are studying in a deep and detail. Because उनकी मेरे को स्टडी करने के लिए बोलोगे स्टेट का, तो मैं प्रैक्टिकली अच्छे से नहीं कर पाएगा, लेकिन मुझे आप एक स्टेट का अच्छे से करने के लिए बोलोगे तो मैं डीपली और डिटेल में जाकर स्टडी करेगा. So that's why this concept is called microeconomics. क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर कमोडिटी का स्टडी, और अगर जनरल स्टडी करना है, मुझे बोला है कि भारत में टोटल 135 करोड़ की जनता है, पॉपुलेशन, सबके बारे में स्टडी करो. सो माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट यूजफुल नहीं है. देन आई विल यूज द कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, बिकॉज इसका मीनिंग है मैक्रो इकोनॉमिक, इट इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी. माइक्रो इकोनॉमी, it is the study of whole economy. Example: total demand, total supply, etc. etc. अगर मुझे सबके बारे में स्टडी करना है तो मैं क्या करेगा, कौन सा कंसेप्ट यूज करेगा, मैक्रो. और मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के बारे में स्टडी करना है तो माइक्रो. बराबर. अब देयर आर सो मेनी पीपल्स आर देयर, स्मार्ट बोर्ड में देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर. बराबर. देयर आर सो मेनी 100 स्टूडेंट्स आर देयर. तो मुझे 100 स्टूडेंट्स का डिमांड फाइंड आउट करना है कि उनकी डिमांड क्या है, उनकी जरूरत क्या है, उनकी डिजायर क्या है. बराबर. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ जनरल स्टडी, राइट. 100 बच्चों के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन मैंने बोला कि मुझे 100 में से सिर्फ एक बच्चे के ऊपर स्टडी करना है, 1 स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी करना है. देन आई विल यूज द कंसेप्ट ऑफ एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की डिमांड कितनी, उनकी डिजायर कितनी, तो मैं यूज करेगा माइक्रो. लेकिन अगर मुझे 100 के 100 बच्चों का स्टडी करना है तो वेल आई यूज द कंसेप्ट ऑफ, राइट. सो ये था अपना थोड़ा माइक्रो और मैक्रो का मीनिंग और क्लैरिफिकेशन. बिकॉज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पहले चैप्टर में इन दोनों क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चन है ही नहीं. माइक्रो इकोनॉमी और उसका फीचर, मैक्रो इकोनॉमी और उसका फीचर, पहला चैप्टर क्लोज. मतलब अगर इफ यू हर्ड एंड लिसन माय दिस 10 to 15 मिनट्स वाला लेक्चर प्रॉपर्ली, आपका पहला चैप्टर क्लोज हो चुका है. मतलब अगर आपने 10 मिनट अगर ध्यान से सुना रहेगा कि मैंने क्या बक किया, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था जो मैंने शॉर्ट में बताया. अब डिस्क्राइब करेगा तो पॉइंट वाइज चला जाएगा. तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर में ओनली 2 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. माइक्रो इकोनॉमिक, उसका मीनिंग जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक उसका फीचर, इधर मैक्रो इकोनॉमिक उसका मीनिंग जो ऑलरेडी दिख रहा है, और उसके फीचर जो पॉइंट मैंने आपको डिस्क्राइब किए, ये सारे, ये सब उसी के अंदर इंक्लूड है. बट फीचर्स और ये दोनों के फीचर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड, बट ओरली ये चैप्टर हम लोग करेंगे, आराम से करेंगे. तो अभी फॉर द डे विल स्टार्ट द थर्ड चैप्टर फॉर द इकोनॉमिक्स. I assume and hope that everyone has a textbook in your hand. Those people who do not have a textbook, kindly please visit to the classes and purchase and take the your notes. जिन लोगों के पास नोटबुक्स नहीं है, नोट्स नहीं है, आप टेक्स्टबुक प्लीज क्लासेस से कलेक्ट करो. नेक्स्ट वन. तो चैप्टर का नाम है डिमांड. नाउ डिमांड concept is explained in 2 ways. General meaning and economics.
चलो, so we'll start the name of chapter. चैप्टर का नाम है डिमांड एनालिसिस. चैप्टर का नाम क्या है? डिमांड एनालिसिस. सो व्हेन वी स्टार्ट एंड व्हेन वी थिंक अबाउट द डिमांड वर्ड, हम लोग जब डिमांड का वर्ड सुनते हैं, समझते हैं, और जब हम लोग को किसी ने पूछा कि भाई डिमांड क्या होती है, इफ आई आस्क यू पीपल व्हाट इज द डिमांड, so your answer should be sir desire, जरूरत. यही होता है ना. इन जनरल कंसेप्ट हम लोग डिमांड को क्या बोलते हैं बेटा? व्हाट वी कॉल इन अ डिमांड. डिमांड को क्या बोलेंगे हम लोग? सर डिमांड मतलब जरूरत होती है, डिमांड मतलब डिजायर होती है. सर नो. सो व्हेन वी लर्न इन अ जनरल कंसेप्ट, तो डिमांड को हम लोग बोलते हैं डिजायर. इन अ जनरल language desire. But when we learn economics, meaning of demand has been changed. जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो डिमांड का मीनिंग चेंज हो जाता है. सो डिमांड का मीनिंग यहाँ पर हो जाता है, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू बाय एंड विलिंगनेस टू पे फॉर अ कमोडिटी. अब ये होता क्या है? देन आई विल टेल यू. तो इसको समझने के लिए मेरे को एग्जांपल देना है. अच्छा, आप लोग अभी रहते किधर हो? सब रावलपड़ा, अशोक वन, कोई आनंद नगर. मैं भी अशोक वन रहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि भाई रोज मुझे पैदल चलना आना पड़ता है क्लासेस में. सर अपना क्लासेस में रहता हूँ रावलपड़ा, अपना क्लासेस है दहीसर स्टेशन, मेरे को 15-20 मिनट चलने को लगता है. मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक मर्सिडीज बेंज हो, ताकि मैं घर से बाहर निकलूं, ड्राइवर हो, गाड़ी में बैठूंगा, आराम से लेक्चर के लिए इधर आऊंगा. करेक्ट है कि नहीं? सो मेरी डिमांड क्या थी यहाँ पर? आपने अगर मेरा ये क्वेश्चन अगर ध्यान से सुना रहेगा, तो आई लाइक टू गिव द क्वेश्चन इन सच अ वे ओनली. स्टोरीमेटिक में बताना मेरा ज्यादा अच्छा लगता है. मेरे को डिजायर है 4 व्हीलर का. मेरे को डिजायर है 4 व्हीलर का. आई वांट 4 व्हीलर टू ट्रैवल. ये मेरा डिमांड, बराबर है ना? तो ये मेरा डिजायर है बेटा, 4 व्हीलर. बराबर. मुझे चाहिए कि नहीं 4 व्हीलर? कितना लंबा रहता हूँ? 10 मिनट लंबा रहता हूँ मैं, बहुत लंबा रहता हूँ. मुझे 4 व्हीलर चाहिए, इट्स माय डिजायर. बट यही मीनिंग इकोनॉमिक्स में बोला है. डिमांड इज नॉट ओनली डिजायर. क्या बोला मैंने? डिमांड मतलब नॉट ओनली डिजायर, इट शुड बी विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू पे फॉर अ कमोडिटी. भाई मैं मर्सिडीज लेना चाहता हूं, मर्सिडीज 60 लाख का है. मर्सिडीज कितने का है? 60 लाख का है. मेरी डिजायर होने से मेरी डिमांड फुलफिल नहीं होगी. मर्सिडीज लेने के लिए मेरे जेब में पैसा भी होना चाहिए, एबिलिटी टू पे. बराबर है ना? आज ऐसे कितने लोग हैं, सबको 4 व्हीलर चाहिए, सबको 2 व्हीलर चाहिए, बट वी डोंट हैव मनी टू बाय. अपनी एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कैपेसिटी, या हम लोग हिंदी में इसको औकात बोल सकते हैं. वो लेने के लिए हमारी औकात या कैपेसिटी होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन पे फॉर इट, राइट? सो मतलब मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं या फिर 2 सेंटेंस का. डिमांड इज नॉट ओनली डिजायर. डिजायर होने से मुझे, वैसे तो मेरे को हेलीकॉप्टर भी चाहिए, वैसे तो मैं चाहता हूं कि मेरे पत्रे पे हेलीकॉप्टर लैंड करे, मैं नीचे सीढ़ी से आ जाऊं. वैसे तो मेरे को हेलीकॉप्टर भी चाहिए, लेकिन हेलीकॉप्टर इज माय डिजायर. तो डिमांड मतलब डिजायर नहीं होता. डिमांड का मतलब डिजायर प्लस विलिंगनेस टू बाय प्लस एबिलिटी टू पे. डिमांड कब होता है? जब डिजायर भी होनी चाहिए, पे करने की क्षमता भी होनी चाहिए, और मेरी बाय करने की इच्छा भी होनी चाहिए. इच्छा इसलिए होनी चाहिए कि भाई मर्सिडीज कौन लेगा, काय को लेगा, मेरे को मर्सिडीज नहीं चाहिए, मेरी मर्जी. अरे मर्सिडीज ले ले, नहीं ले रहा है, मेरी मर्जी. मैं चल के जाऊंगा, मेरी मर्जी. मैं साइकिल लूंगा, मेरी मर्जी. इच्छा भी तो होनी चाहिए ना. सो डिमांड का मीनिंग कब फुलफिल होता है? ये 3 चीजों से डिमांड का मीनिंग बनता है बेटा. तो नॉर्मली हम लोग ने पढ़ा कि जनरल लैंग्वेज में डिमांड को डिजायर बोलते हैं, जनरल लैंग्वेज में डिमांड को डिजायर बोलते हैं. बट हम लोग अभी जनरल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं नहीं, हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स.
इकोनॉमिक. बट व्हेन वी लर्न इकोनॉमिक्स, डिमांड का मीनिंग हैज बीन चेंज. डिमांड इज नॉट ओनली desire. It should be ability to buy and pay for a commodity. हम लोग की इच्छा भी होनी चाहिए और उस चीज को बाय करने की हमारी, पे करने की हमारी कैपेसिटी भी होनी चाहिए. डिजायर प्लस विलिंगनेस टू बाय and ability to pay for commodity, then only it's become a demand. ये था आप लोगों का डिमांड चैप्टर का मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन. जितना मैंने अभी आपको 5 मिनट में एग्जांपल देख के मैंने आपको बताया, ये आप लोगों का क्या था, डिमांड का मीनिंग और डिमांड का इंट्रोडक्शन. डिमांड का मीनिंग तो आपको अभी समझ में आएगा. डिमांड इज नॉट ओनली डिजायर, इट इज आल्सो विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू पे फॉर अ कमोडिटी. इट इज कॉल्ड अ डिमांड. ये था आपका, इसको भूलना नहीं है कभी, मीनिंग हमेशा काम आएगा अपने. राइट नाउ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. डिमांड का मीनिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है सर. अब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. So first question of the day is the law of demand. What is law of demand? हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड. पेज नंबर, अगर किसी के पास, आपको टेक्स्ट बुक क्वेश्चन लगेगा नहीं. इफ आई एम स्टैंड हियर, नॉट एन इशू. सिर्फ मेरे को लगेगा, आप लोगों को टेक्स्ट बुक क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, दूसरा स्टेटमेंट. नाउ वी हैव टू कंप्लीट दिस 2 पॉइंट्स. मैं एक काम करता हूं, ये दिख रहा है इधर, ये दिख रहा है, मैं अपने हिसाब से लिखता हूं. थोड़ा इधर दिख रहा है. Intro. Give me a 5 minutes to write this question. 5 minutes दे दो मेरे को.
चलो थोड़ा ध्यान देंगे इधर अभी, ठीक है। सुनाओ, तो फर्स्ट ये जो क्वेश्चन है हमारा, जिसका नाम है क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। क्या क्वेश्चन का नाम है, लॉ ऑफ डिमांड। जो हम ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क का है, कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड में। कितने मार्क्स के लिए आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो फर्स्ट व्हेन द क्वेश्चन कम्स, जब एक क्वेश्चन आएगा, हाउ टू स्टार्ट द आंसर। सो आंसर विल बी बाइफरकेटेड इन 5 पॉइंट्स। क्वेश्चन के आंसर 5 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में, 5 पार्ट में। पहला क्या लिखना है, जब ये क्वेश्चन मुझे आएगा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, तब मुझे लिखना है पहले इंट्रोडक्शन, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट नंबर 2 स्टेटमेंट। तीसरा पॉइंट नंबर शेड्यूल या टेबल बोल सकते हो। चौथा डायग्राम, और पांचवा कंक्लूजन, निरीक्षण। मतलब ये, अच्छा सर ये अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। अब अभी के जितने भी चैप्टर्स है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 4-5 चैप्टर में हम लोग थ्योरीज पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले, थ्योरी। जैसे आपने आई थिंक मुझे लगता है मैथ्स पढ़ा था मेरे को 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में, पाइथागोरस थ्योरी। मुझे याद है वो, मेरे को इसलिए याद है क्योंकि मैंने उसका कॉपी का चिट लेके गया था बोर्ड में, लेकिन आया ही नहीं था शायद से। था ना एक 10th में कुछ था, पाइथागोरस का थ्योरी था, तो हम लोग को बोला गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा बोर्ड में। तो मैं, जो मेरे पास नवनीत का गाइड था उसका फाड़ के गया था पेज, लेकिन आया ही नहीं था। सो आई रिमेम्बर दैट। ऐसे कुछ महाविज्ञानिक लोग रहते हैं, उनकी कुछ थ्योरीज बनती है बाद में। तो आई थिंक वो थ्योरी कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया था पाइथागोरस ने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए उस थ्योरी को पाइथागोरस थ्योरी बोलती है, सर नो। तो अभी हम लोग जो इकोनॉमिक्स में डिमांड, सप्लाई, डिमिनिश मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब पढ़ेंगे। तो इन थ्योरी को भी डिफाइन करने वाले बहुत सारे इकोनॉमिक्स थे, राइट। जैसे पोएम लिखने वाला पोएट होता है, स्टोरी लिखने वाला राइटर होता है, वैसे थ्योरी लिखने वाला इकोनॉमिक्स होता है। तो इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स आपको मिलेंगे अभी, जो सबका अलग अलग थ्योरी है। अभी हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, आज किसका थ्योरी पढ़ना है वो मैं इंट्रोडक्शन में बताऊंगा। तो ऐसे थ्योरीज पढ़ने हैं हम लोग, बराबर। तो पहला थ्योरी कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 3 में, डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, इसका आंसर कैसे लिखना है, 5 पॉइंट में लिखना है। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट स्टेटमेंट, तीसरा पॉइंट टेबल, चौथा पॉइंट टेबल का डायग्राम, पांचवा पॉइंट निरीक्षण। पूरे थ्योरी में क्या लर्न, कंक्लूजन बोलते हो उसको। पूरे थ्योरी में पढ़ाऊंगा ना थ्योरी, तो थ्योरी में जो समझ में आया रहेगा वो कंक्लूजन में लिखेंगे हम, राइट। सो दिस इज द वे यू हैव टू राइट द आंसर फॉर 10 मार्क्स, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं इसके अंदर, 5। पहले 2 पॉइंट पढ़ते हैं। तो अभी मैं आपको बोलूंगा कि चलो फटाफट लॉ ऑफ डिमांड का थ्योरी एक्सप्लेन करो, तो सब मैं स्टार्ट करेगा। मैं बोलेगा सर मेरे को बोला पहला मीनिंग, आई स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ डिमांड। आई स्टार्ट द क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ डिमांड। सर डिमांड का मीनिंग मुझे आता है, बोलो। डिमांड मीन्स नॉट ओनली डिजायर, इट्स विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू पे फॉर अ कम्युनिटी। ये मीनिंग हो गया, वेरी गुड। ओके, सो नाउ टेल मी दैट लॉ ऑफ डिमांड थ्योरी के फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन। सर अभी थोड़ा पढ़ने का नहीं, बुक में नहीं देखने का, बुक की जरूरत हम लोग को पूरे साल भर में नहीं पढ़ने वाली। जब मैं इकोनॉमिक के लिए मैं खड़ा रहूंगा तो आपने को टेक्स्ट बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो कैसे मैं ओरली बता देता हूँ, हिंदी में बात करेंगे उसके बाद ट्रांसलेट करेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड थ्योरी किसने बनाया बोलो, मालूम है? लॉ ऑफ डिमांड थ्योरी जो बनाया, जिस इकोनॉमिक्स ने बनाया, उस इकोनॉमिक का नाम था अल्फ्रेड मार्शल। लॉ ऑफ डिमांड थ्योरी जिस इकोनॉमिस्ट ने बनाया, उस इकोनॉमिक्स का नाम था अल्फ्रेड मार्शल। सर ये अल्फ्रेड मार्शल भाई, उसने बहुत सारे बुक्स लिखी थी। उसने, जैसे एक राइटर एक कोई कविता या स्टोरी लिख के रुकता नहीं है, दो तीन तीन चार चार स्टोरीज रहेंगी या 5-5 6-6 पोएम्स रहेंगे। तो वैसे अल्फ्रेड मार्शल ने बहुत सारी बुक्स लिखी थी। तो ये थ्योरी कौन से बुक से है? तो ही हैज टेकन दिस थ्योरी फ्रॉम हिज ओन बुक। उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। सर ये जो थ्योरी उसने कौन से साल में लिखी थी? 1890 में। कौन से साल में लिखी थी? 1890। 3 ही पॉइंट मैंने बताया ओरली, 3 ही पॉइंट बताया ना अभी तक। टोटल इसके इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग को 4 पॉइंट पढ़ना है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है ये भी तो जानना पड़ेगा ना।
So under this theory he has explained the relationship between price and demand. प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप इसने एक्सप्लेन किया इंट्रोडक्शन। तो टोटल अपने को 4 पॉइंट इसके अंदर पढ़ना है। सो पहला इंग्लिश में देखो, लॉ ऑफ डिमांड थ्योरी इज इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रोपाउंडेड बाय मिस्टर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। पॉइंट नंबर 1 हो गया। He has taken this theory from his own book which is known as the Principle of Economics. Point number 2 हो गया। कौन से साल में he has introduced? He was in मतलब कौन से साल में हुआ? Which was introduced and published in the year 1890. Point number 3 हो गया। Now what he has explained under this theory? क्या उसने बताया है? उसने प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप क्या बताया है? प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप। अब मैं तुम लोग को ये प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप मेरे स्टाइल में समझाऊंगा। अब चलो लॉकडाउन खत्म होने को आ रहा है, अभी 2 महीने के बाद मान लो खत्म हो जाएगा, 3 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। इस बार दिवाली थोड़ी अच्छी जाएगी शायद से, होप फॉर द बेस्ट। वैक्सीनेशन का काम अगर 2-3 महीना अच्छे से चला जाएगा, ये सारे फेस्टिवल आने वाले साल हमारे अच्छे जाएंगे। चलो मान लेते दिवाली आ रही है। अब दिवाली में शॉपिंग मॉल जाए अपन सब लोग, या आप लोग खुद जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां पर एक स्टैचू लगाया हुआ था, इस स्टैचू के ऊपर टी शर्ट लगाया हुआ है, मेल फीमेल हवेवर। अच्छा, ये टी शर्ट आपको बहुत अच्छा लगा, दिवाली में आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, लॉकडाउन खुलने के बाद अब आप शॉपिंग करने के लिए मॉल पहुंच गए और आपको क्या करना है? टी शर्ट बाय करना, बहुत पसंद आया, मस्त लगा, ठीक है। अब आपने इसका प्राइस देखा, प्राइस एक टी शर्ट का यहाँ पे लिखा था 2200 ओनली। एक हमारे जनरल कंसेप्ट के बारे में बात करें, टी शर्ट का प्राइस कितना था? 2200 ओनली बराबर, ओनली है, ज्यादा महंगा नहीं है, 2200। गर्ल्स ने भी देखा, बॉयज ने भी, 2 स्टैचू था, एक गर्ल्स का था एक बॉयज का था, दोनों का प्राइस सेम था, 2200 ओनली। नाउ जब मैंने खुद ये प्राइस को देखा तो भाई मैंने परचेस नहीं किया। मैं अपनी बात करो, शायद तुम लोग टाटा बिरला फैमिली से बिलोंग करते रहेंगे तो आई डोंट नो, मे बी यू कैन परचेस द प्रोडक्ट। मैं ये सोचा कि 2200 का एक टी शर्ट लेने से अच्छा भाई मैं अंधेरी, बैंक स्टैंड या फिर फैशन स्ट्रीट जाके 6 लेके आऊंगा, उसमें 5 या 6 लेके आऊंगा। व्हाट आई वाज थिंकिंग, मे बी तुम लोग अलग सोचेंगे, पर मैंने सोचा कि 2-2.5 हजार का एक टी शर्ट लेने से अच्छा भाई मैं 500-500 के 4 ले सकता हूँ, बराबर है ना, इसलिए मैंने बाय नहीं किया। तो मैंने बाय इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसका प्राइस ज्यादा मेरे बजट के बाद। तो बेटा अब मेरी डिमांड देखो, आरके का डिमांड क्या होगा? आरके का सीन क्या होगा मालूम है क्या? प्राइस ऑफ कमोडिटी ज्यादा था, प्राइस ऑफ कमोडिटी ज्यादा था ना बेटा, तो मेरा डिमांड था या नहीं था? डिमांड कम हो गया, मैंने लिया कि नहीं लिया? आई हैव नॉट डिमांडेड, आई हैव नॉट डिमांड, नहीं लिया ना बेटा। क्यों नहीं लिया बोलो? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाई आई हैव नॉट डिमांडेड? सिंपल, कितना थ्योरी सिंपल है, ये लॉ ऑफ अल्फ्रेड मार्शल का थ्योरी था, ये पूरे चैप्टर में मुझे आपको यही पढ़ा था। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी हायर, डिमांड फॉर कंज्यूमर लोअर। कंज्यूमर क्या करेगा? ज्यादा डिमांड करेगा। जब किसी चीज की प्राइस ज्यादा होती है तो हम लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, डिमांड कम। समझ में आया? सो अल्फ्रेड मार्शल ने पूरे थ्योरी में क्या बताया है? He has explained the relationship between price and समझ में आया कि नहीं? अब थोड़ा उल्टा करते हैं, स्टोरी को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। अब दिवाली के 15 दिन बाद मैं दोबारा उसी मॉल में चला गया, उसी स्टैचू के पास चला गया, वही टी शर्ट को मैंने देखा, बाद में उस टी शर्ट के ऊपर लेबल लिखा हुआ था 75% डिस्काउंट। अब वो 2200 का टी शर्ट मान लो मुझे 450 रुपए में मिल रहा, 450। जो टी शर्ट मैंने देखा था, सेम टी शर्ट सेम क्वालिटी, प्राइस क्या हो गया उसका? कितना हो गया? 450। तो प्राइस बढ़ा है कम हुआ? जब प्राइस कम होगी तो कंज्यूमर क्या करेगा? उसमें लेगा या नहीं लेगा? तो मेरा डिमांड क्या हो जाएगा?
बढ़िया, समझ में आया? थ्योरी समझ में आ रहा है? When price of commodity higher, demand for consumer lower. When price of commodity lower, demand for consumer higher. This is the theory. ये मार्शल का थ्योरी। मार्शल ने एक्सप्लेन किया है बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। Under this theory, what he has explained? He has explained the behavior of consumer. ये है कंज्यूमर यहाँ पर, मिस्टर आरके। Who I am? I am consumer. मैंने क्या किया? प्राइस कम था, डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा, ये मेरा बिहेवियर है ना। हम लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, जब किसी चीज की प्राइस कम होती है तो हम ज्यादा डिमांड करते हैं। मैंगो का ले लो एग्जांपल, मई महीने में जब मुझे लगता है, मुझे याद है अप्रैल के एंड में जो मार्केट में मैंगो आना चालू हुआ था अभी रिसेंटली, तब मैंने एक मैंगो वाले को पूछा, बाबू मैंगो कैसा दिया? मुझे बोला 1000 रुपया डजन। अभी ये अप्रैल एंड की बात कर रहा हूं, मैं वहां से निकल गया। अब मैं वहां पर जाके किसी को भी पूछो 200 रुपए डजन में देते, अब 200, अब सस्ता हो गया, तो प्राइस कम हो रही है तो लोग मैंगो खाएंगे। जब प्राइस ज्यादा था तब मैंने मैंगो नहीं खाया। So when price was commodity higher, demand for commodity lower, and when price of commodity lower, demand for consumer is high. सीधा है ना, यही बोला ना स्टेटमेंट। ये जो आपने बोला ना अभी, उसको भूलना मत, स्टेटमेंट में वही लिखा है। According to the Professor Marshall, other thing being equal, क्या आपने क्या बोला? Higher the price of commodity, यही बोला ना, higher the price of commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of commodity, higher. ये उसका स्टेटमेंट था, ये देखो ये स्टेटमेंट था, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड, ये स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों कंप्लीटेड। स्टेटमेंट आल्सो वी हैव कंप्लीटेड। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ मार्शल? मार्शल ने क्या स्टेटमेंट दिया लॉ ऑफ डिमांड में? हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। लोअर लिखो स्मॉलर लिखो, क्या फर्क पड़ता है? लोअर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड व्हेन द लोअर इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी, हायर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। This is the statement which is given by the Professor Alfred Marshall. बराबर, ये देखो ये स्टेटमेंट है, प्राइस ऑफ कमोडिटी हायर, लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी लोअर, हायर। बराबर। तो ये रिलेशनशिप डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? सीधा है या उल्टा है? अपोजिट है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है। तो ये रिलेशनशिप सीधा है अपोजिट है? अपोजिट है। प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप क्या है? देखो, ही हैज एक्सप्लेन द अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। बराबर है ना? सीधा तो है ही नहीं, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, जब प्राइस घटता है तो कहां सीधा है? तो उल्टा है। तो इट शोज द अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड। देखो भाई, मैंने आपको स्टोरी में मजाक में 2 पॉइंट कंप्लीट कर दिए, इंट्रोडक्शन भी हो गया और स्टेटमेंट भी हो गया। यस और नो? स्टेटमेंट तो बोल के स्टोरी में बता दिया, ठाकुर वाला बॉल का स्टोरी। नाउ पॉइंट नंबर 3,
टेबल दिख रहा है? टेबल दिख रहा है तुम लोग को? देखो अभी जो मैंने स्टोरी बोला ना, उन लोगों ने टेबल में एक्सप्लेन करने बोला, एग्जांपल देके। तो मैंने आपको टी शर्ट वाला एग्जांपल दिया था और मैंगो का भी बता दिया, याद है? तो ये मैंगो का एग्जांपल टेक्स्ट बुक के हिसाब से, टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है वही एग्जांपल, ठीक है? और उन्होंने सिर्फ कमोडिटी वर्ड यूज किया है, मैंने कमोडिटी की जगह पे मैंगो डाल दिया, समझने के लिए थोड़ा और आसान हो जाए। तो नाउ यू कैन सी दैट इन अबाउट टेबल, ये टेबल है ना, तो टेबल में आपको क्या क्या दिख रहा है? 2 कॉलम दिख रहे हैं, 3 कॉलम दिख रहे हैं, 2 कॉलम दिख रहे हैं। तो कौन से? प्राइस ऑफ मैंगो एंड डिमांड फॉर मैंगो, बराबर ना? अपने को दो ही कॉलम चाहिए ना, प्राइस और डिमांड का, बराबर? तो मैंने 2 कॉलम दिख रहे हैं, प्राइस ऑफ मैंगो और डिमांड फॉर मैंगो। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, जब मैंगो का, अगर जनरल कंसेप्ट है, मैंगो का प्राइस लिखा हुआ है 50, 1 किलो का 40, 1 किलो का, पर केजी लिखा है देखो ऊपर 30, 1 किलो का 20, 1 किलो का 10 रुपया 1 किलो। मतलब मैंगो धीरे धीरे कम, प्राइस कम हो रहा है। मतलब अप्रैल महीना आ गया, मैंगो का प्राइस, मैं दुकान में गया, भाई मैंगो वाले कैसा दिया? तो बोला 50 रुपया किलो। उसके बाद धीरे 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 मई महीना आया, मई एंडिंग आया, अब यहाँ पे दूसरा लिख रहा है 10 रुपया किलो। तो कंज्यूमर का बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, बराबर है ना? कंज्यूमर क्या करेगा? ज्यादा प्राइस पे मैंगो परचेस करेगा या कम प्राइस पे मैंगो परचेस करेगा? तो मैंने भी क्या किया देखो, जब मैंगो का प्राइस 50 रुपया 1 किलो का था, तो मैंने सिर्फ कितना मैंगो लिया? 1 किलो, पैसा 50 रुपया आया ना? तो मैंने कितना रुपया लिया था? 50 रुपया। तो मेरे को मैंगो खाना ही था, तो मैंने कितना मैंगो लिया? 1। धीरे धीरे मैंगो का प्राइस डाउन हो गया 40 रुपीज, तो मैंने कितना मैंगो लिया? अब 30 रुपीज हुआ 1 किलो का, तो मैंने कितना मैंगो लिया? 3। और कम हो गया, मार्केट में 20 रुपए किलो आ रहा है मैंगो, तो मैंने कितना मैंगो लिया? अब मेरे हिसाब से मेरे बजट में आ रहा है सब। जब 50 रुपए का मैंगो था तब मैंने 1 किलो लिया था, ये वाला अपने काम कर लीजिए, ये वाला अपने काम। अब मैंगो का प्राइस कम हो गया 50 रुपीज पर केजी से कितना रुपीज पर केजी हुआ? 10 रुपीज। अब कंज्यूमर क्या करेगा बोलो? जब 50 रुपया किलो था तब 1 किलो लिया था, अब 10 रुपीज पर केजी हुआ तो उसने कितना किलो लिया? मतलब डिमांड बढ़ गया। यही तो प्रूफ करने बोला ना हम लोग को, मार्शल ने क्या प्रूफ करने बोला थ्योरी के अंदर? कि प्राइस जब ज्यादा तब डिमांड कम, और जब प्राइस कम तब डिमांड। प्रूफ हो गया ना भाई? किया ना मैंने प्रूफ, यू कैन सी हियर। अब यही चाहिए ना आप लोगों को। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। There are 4 points. I will do the explanation in 4. टेक्स्ट बुक रीड भी करने की जरूरत नहीं है और अपना पॉइंट भी खत्म हो जाएगा। इन अबाउट टेबल इंग्लिश में ऐसे ही लिखने का, इन अबाउट टेबल डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल हैज एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप या फिर अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कमोडिटी। यही लिखा है ना ऊपर, देखो डायग्राम, ये देखो ऊपर ये लिखा है ना, यही लिख रहा है इधर, इन अबाउट टेबल, टेबल ही है ना। अल्फ्रेड मार्शल हैज एक्सप्लेन फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ मैंगो एंड क्वांटिटी डिमांड फॉर। पहला पॉइंट हो गया, कुछ नहीं टेक्स्ट बुक की जरूरत है, रीड करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1 बराबर जो था वही लिखा है। पॉइंट नंबर 2, when price of mango is ₹50 per kg, बराबर यही है ना? when price of mango 50 rupees per kg, at the same time quantity demand for commodity 1 kg, it means when price higher demand lower. Point number 1 completed. Point number 1, I'll repeat this point again. When price of mango ₹50 per kg, at the same time quantity demand for commodity 1 kg. Why? Because when price of commodity higher, quantity demand for commodity lower. आ गया point number 2. Point number 3 इधर है, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कर सकते हैं, अगर 3 में उड़ा रहे हैं तो 3 में उड़ा सकते हैं, हटा दो इसको। नाउ लास्ट वाला अपने ऊपर है कितने पॉइंट्स लिखने के, समझा के नहीं?
when price of commodity is reduced from 50 rupees per kg to 10 rupees per kg, है ना? Above, I'll repeat again. Price of mango reduced from 50 rupees per kg to 10 rupees per kg. At the same time, what happened? Quantity demand for commodity increased from 1 kg to, it means क्या हुआ? It means when price of commodity lower, quantity demand for commodity खत्म. टेबल क्लोज. टेबल का एक्सप्लेनेशन भी क्लोज. टेबल का एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म हुआ. बराबर. नाउ पॉइंट नंबर 4. डायग्राम है ना आप लोगों को. चलो ये कौन सा एक्सिस है? ये बाहर लिखते हैं. ये कौन सा एक्सिस है? ये क्या है? जीरो. ये अपना क्या है? प्राइस है ना. तो ये क्या बनेगा? क्वांटिटी डिमांड और बराबर बराबर. अब जो लिख रहा है वो लिखेंगे भैया. प्राइस कितना है? 50, 40, 30, 20, 10. प्राइस कहां पर है? y. तो ये जीरो है ना. जीरो से जीरो के बाद क्या आएगा? 10 के बाद क्या आएगा? 20 के बाद क्या आएगा? 30 के बाद क्या आएगा? 40 के बाद क्या आएगा? प्राइस पूरा लिख दिया. प्राइस पूरा लिख दिया. अब बाजू के कॉलम में क्या है? डिमांड है. डिमांड क्या है? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 आ गया. जैसा था वैसा लिखा. आपने जैसा लिखा है वैसे ही लिखा है. कुछ नहीं किया. अब देखो, जब प्राइस, आप लोग बोलोगे जब प्राइस 50 रुपया था तब डिमांड कितना था मैंगो का? 1 किलो. मतलब जब प्राइस 50 रुपया था तब डिमांड कितना था? तो आई थिंक मुझे लगता है ये डायग्राम को इस तरह से जाना चाहिए. बराबर. करेक्ट है कि नहीं? जब प्राइस 50 रुपया था तब डिमांड 1 किलो था. जब प्राइस 40 रुपया था तब डिमांड, मेरे हिसाब से डायग्राम ऐसे जाएगा. एडजस्ट कर लेना. बराबर. जब प्राइस 30 रुपीज था तब डिमांड 30 इधर है ना. आ गया. जब प्राइस 20 रुपया था तब डिमांड, जब प्राइस 10 रुपया था तब डिमांड. हो गया डायग्राम. बराबर है ना. अब ये सारे पॉइंट्स को आएंगे कनेक्टेड. आई डू कनेक्टेड. अभी क्या मेरे स्केल है कि मेरे हाथ में थोड़ा एडजस्ट कर ले. दिस पॉइंट शुड बी देयर. हां तो आप इसके लिखते ना on axis 1 cm is equal to डायग्राम नीट क्लीन और क्लियर है. ठीक है. दिस इज द हाउ योर डायग्राम इज लुक लाइक. बराबर. अब ये जो नया मैंने रेखा निकाला ना, रेखा, इसको आप लोग हिंदी में बोलते हो रेखा. वो फ्लिप एक्सिस नहीं होता. ये रेखा को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कर्व. क्या बोलते हैं? कर्व. स्पेलिंग देख के रखना, आपको बहुत काम आने वाला है. कर्व बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कर्व. ये रेखा है ना, इसको आप रेखा नहीं बोलो. क्या बोलोगे? कर्व. ये मेरा डिमांड कर्व. डीडी इज माय डिमांड कर्व. डीडी कर्व क्या था? कर्व. डिमांड कर्व. समझ गया? अब ये बोलो, ये डिमांड कर्व ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? बराबर ना. बराबर. चलो डायग्राम समझ में आया भाई. डायग्राम का एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ेगा तो उसके लिए रट्टा मारना पड़ेगा. बिल्कुल नहीं. देखो जो लिखा है वही है.
x axis shows क्या क्वांटिटी डिमांड फॉर अ कमोडिटी, बराबर है कि नहीं, एंड y axis shows प्राइस ऑफ कमोडिटी, बराबर। इन अबाउ डायग्राम स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन नंबर 1। इन अबाउ डायग्राम वी कैन सी दैट x axis shows quantity demand for a commodity and y axis shows price of commodity। point number 1 close, बराबर। point number 2, ये जो dd इसका डिमांड कर ये ऊपर जा नीचे जा रहा है, आपने बोला नीचे जा रहा है तो जो नीचे जा रहा है वैसे लिखूंगा हिंदी में, इंग्लिश में। dd is the demand curve slope downward from left to right। अच्छा लेफ्ट टू राइट क्यों लिखना पड़ता है तो ना, अगर आप लेफ्ट टू राइट देखोगे तो ये नीचे जा रहा है और राइट टू लेफ्ट देखोगे राइट से लेकर ऊपर की जा रहा है, बराबर है कि नहीं, देखने का नजरिया है। कोई पागल को दिख रहा है तो बोलेगा तो सर ये देखो ये ऊपर जा रहा है सर नीचे नहीं जा रहा है, अगर आप बोलोगे तो ये नीचे जा रहा है। So that's why I said that demand curve, dd is the demand curve, it shows downward flow from left to प्रॉपर आंसर, बराबर कि नहीं। अगर आप मेरे तरीके राइट टू लेफ्ट देखोगे ये नीचे से ऊपर भी जा रहा है, जैसे ऊपर भी जाके दिख रहा है ना, दैट्स व्हाई लिखना बहुत जरूरी है, लेफ्ट टू राइट लिखना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 2 कंप्लीटेड। वापस ये रटा हुआ ज्ञान ये कॉपी कर सकते हो ना, कॉपी पेस्ट। In above diagram we can see that below, थोड़ा अंग्रेजी छापने का, when the price of commodity higher, quantity demand for commodity lower, and when the price of commodity lower, quantity demand for commodity higher। कुछ नहीं लिखा, इसको कॉपी पेस्ट किया। और लास्ट वाला का कंफ्यूजन था, निरीक्षण जो पढ़ा पूरे थ्योरी में उसको डिफाइन करना 2 लाइन में, दैट्स इट, है ना, यही तो पढ़ा था हम लोग ने, और क्या पढ़ा। We have learned the consumer behavior. Dr. Alfred Marshall has explained the behavior of in about theory. Dr. Alfred Marshall has explained the behavior of consumer. बराबर यही लिखा ना, when price of commodity higher, consumer demand lower, and when price of commodity lower, consumer demand high. That's it. Close निरीक्षण। I hope you understand this, right? ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, we have completed today इकोनॉमिक्स का डिमांड। अगर आप मेरे को बोलोगे नींद में से उठ के भी ये पढ़ाओ तो मैं ऐसे बिना टेक्स्ट पे पढ़ा सकता हूँ। यू कैन सी दैट हियर, देखो अब मेरे पे बोर्ड पे देखूंगा भी नहीं, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको मैं रीड कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, लेट्स स्टार्ट। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो पहले मीनिंग, इन जनरल लैंग्वेज डिमांड मीन्स डिजायर, बट व्हेन वी लर्न द इकोनॉमिक, इन इकोनॉमिक लैंग्वेज डिमांड मीन्स not only desire, it's a willingness to buy and ability to pay for a commodity। मीनिंग हो गया। लॉ ऑफ डिमांड का पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन। This theory is introduced and propounded by Professor Alfred Marshall। This theory he has taken from his own book, which is known as the Principle of Economics, was published in the year 1890। He has explained the relationship between price and quantity demand for a commodity। Under this theory, he has explained the functional relationship between price for commodity and quantity demand for a commodity। Introduction close। Point number 2, statement। बराबर, statement as per the Alfred Marshall, it's other thing being equal। ये होता क्या मैं बताऊंगा बाद में। Statement as follow: higher the price of commodity, lower is the quantity demanded, and lower the price of commodity, higher the quantity demanded। ये उसका statement है। He has explained the opposite relationship between price and demand। Statement close। Diagram। In above diagram, we can see that there are 2 columns. How many columns? 2. One is the price of commodity and another one is the quantity demand for a commodity। Point number 2, when price of commodity rupees 50, at the same time quantity demand for commodity 1 kg, it means when price higher, demand lower। In above diagram, you can see that when price of commodity is lower from 50 rupees to 10 kg, at the same time quantity demand for commodity increase from 1 kg to 5 kg, it means when price lower, demand। Diagram का explanation, x axis shows quantity demand for commodity, y axis shows y axis shows the price of commodity, and x axis shows quantity demand for a commodity। dd is the demand curve slope downward from left to
राइट, लास्ट वाला ये वाला कॉपी, दैट्स आई होप यू अंडरस्टूड। मैं फोटो भेज दूंगा तुम लोग को। लेक्चर इज क्लोज एट योर टुडे। सबको समझ में आया? वाइंड अप फॉर द डे। बताऊंगा मैसेज। चलो चलो, बाय बाय।